ये बताओ, लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में अपन ने एनर्जी प्रोफाइल देखी थी। एनर्जी प्रोफाइल में हमें कुछ ऐसा बताया था कि यहाँ लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखा था रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ हमने प्रोडक्ट कुछ ऐसे कुछ बनाया था। तो बोल रहे थे हम लोग क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोल रहे थे डेल्टा एच आर रिएक्टेंट का, डेल्टा एच पी, ये बोला था। एक और चीज हमने बोली थी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोला था एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, यहाँ पे बोला था एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये बोला था कि नहीं बोला? इतना हम लोगों ने लिखा था। अब एक होता है अपने पास क्या बेटा, यहां ध्यान देना, डेल्टा एच आर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आर मतलब रिएक्शन और कैपिटल आर मतलब रिएक्टेंट। जब कोई रिएक्शन होती है तो बोलते हैं ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे डेल्टा एच आर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, डेल्टा एच आर अगर पॉजिटिव है मतलब कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। कैसी बेटा, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच आर नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं, एक्सो। ओवरऑल हीट ऑफ, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ, ये अपन रीड करते हैं। तो ये कैसे निकाली जाती है, देखो, डेल्टा एच आर निकालते कैसे, डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। इसको याद कैसे रखना है, याद रखने का सिंपल तरीका है। आप मुझे बताओ, आप डेल्टा कैसे निकालते हो? डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, फाइनली कौन मिलता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, और यहाँ पे रिएक्टेंट की, देखो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझ में आया कैसे ध्यान रखोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब एक चीज और है, मुझे बताओ, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर है? और कोई आपसे बोले डेल्टा एच आर क्या है, तो अब देखो डेल्टा एच आर अगर हम लोग देखें तो यहां से भी अपन देख सकते हैं। देखो, ये बताओ, टोटल एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है? अब ध्यान देना, मुझे इतना लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एच आर प्लस ई ए फॉरवर्ड लिख सकता हूँ क्या? दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी। और सर यहां से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच पी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर किसके बराबर है? इसको यहां पहुंचाया, किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, ई ए फॉरवर्ड। ये आएगा कि नहीं आएगा, देखना, इसको उठा के मैं यहां पहुंचा रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एच पी यहीं रहेगा, इसको उठा के यहां पहुंचाया और इसको यहां ले आए, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ये इक्वस टू डेल्टा एच आर। डेल्टा एच आर के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और एक एक्टिवेशन एनर्जी। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, ये फॉर्मूला है अपना किसके टर्म में बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ये किसके टर्म में है बेटा? ये एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कभी कभी आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएंगी और आपसे बोलेंगे कि इसकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी, या फिर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दी। एक्चुअली अगर हमसे पूछा जाए हमने निकाला क्या है, हमने फाइंड क्या किया है, हमने बेटा फाइंड किया है, देखो ये फाइंड किया है दोनों का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना, ये कहलाता है डेल्टा एच आर। आपने यही तो किया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो बचा क्या? यही बचा कि नहीं बचा? ये होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, चेंज इन एंथैल्पी में कितना डिफरेंस है, वही डेल्टा एच आर कहलाता है। अब देखना, अब मुझे ये निकालना था, अब आप सोचे ना मुझे ये डिफरेंस निकालना, तो ये किसके बराबर है? दिस माइनस दिस। या तो आप ऊपर से ले लो, इसमें से ये हटा दो, तब भी इसके बराबर आएगा। वही अपन ने लिखा है दोनों। अब यहाँ पे अपन बात करें डेल्टा एच आर क्या क्या हो सकते हैं। डेल्टा एच आर एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डेल्टा एच आर एक्सोथर्मिक। अब ध्यान, अब मुझे बताओ ये टर्म पॉजिटिव कब आएगी, ये टर्म नेगेटिव कब आएगी? ध्यान सुनना, डेल्टा एच आर पॉजिटिव कब होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। नेगेटिव कब होगा? ये छोटा, ये बड़ा। अब देखना है, जैसे मान लो अपने पास ये दिया है, अब मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बना दिया पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मुझे ये आप ये देख के बताओ कि इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डेल्टा एच रिएक्टेंट, डेल्टा एच प्रोडक्ट। डेल्टा एच आर बताओ, डेल्टा एच आर पॉजिटिव या नेगेटिव? ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे पॉजिटिव। मतलब ये एनर्जी प्रोफाइल किसका है, किस रिएक्शन का है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेगा। कोई आपसे पूछे नहीं यार एक्सो का बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो ये बताओ, क्या आप देख के पहचान जाओगे कि ये एक्सो का है कि एंडो का है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे चेक करेंगे बेटा, जैसे ये ऐसे आ जाए, देखो ये क्या है, डेल्टा एच रिएक्टेंट, डेल्टा एच प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या है, रिएक्ट। बताओ, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, देखो प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, क्या बनेगा? डेल्टा एच इसमें क्या आएगा, डेल्टा एच आर इसमें क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। और इसमें डेल्टा एच आर पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? कोई सी भी रिएक्शन हो, जैसे मान लो सिंगल स्टेप है, मल्टी स्टेप है, फॉर फॉर एग्जांपल मान लो मल्टी स्टेप है, ऐसे 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 करके ऐसे। अब ये बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? ये क्या है, डेल्टा एच आर, और ये क्या है बेटा, डेल्टा एच पी। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब इसमें डेल्टा एच क्या मिलेगा, डेल्टा एच आर क्या करना है हमें, डेल्टा एच, बस यही यही डिफरेंस निकालना है। डेल्टा एच आर का डिफरेंस कितना है? डेल्टा एच आर का डिफरेंस है डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, जो कि पिक्चर को देख के कैसा लग रहा है, नेगेटिव। मतलब कैसी है, एक्सोथर्मिक। समझ में आया? इस ग्राफ को देख के अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया, इस ग्राफ को हमने एनालाइज किया, कोई आपसे बोल रहा है डेल्टा एच आर क्या है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट है, नंबर ऑफ, पहला नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कौन कितनी है, कौन कौन सी, एक ये, एक ये, एक ये। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कितने बनेंगे, दो, कौन कौन से, ए और बी। इंटरमीडिएट कौन से रहेंगे,
ए कॉमा बी, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी रहेंगी, पी क्यू आर, क्यू आर ऐसा लिख सकते हैं। हाँ फोर्थ मुझे बताओ, आरडीएस कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्यू, पी से क्यू का कन्वर्जन, मतलब ये कौन सी रहेगी फर्स्ट स्टेप, ये कौन सी रहेगी सेकंड, कौन सी सेकंड हमारी क्या होगी आरडीएस, कौन सी ए से बी में कन्वर्जन, ए से किस में जाना बी में, ए से बी में अपना कन्वर्जन क्या होगा अपना आरडीएस। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हम क्या ले सकते हैं, हम आराम से डेल्टा एच आर बता सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जैसे लिख लिया सभी ने, जैसे लोगों ने अभी ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, बस ऐसा था, डेल्टा एच आर था, डेल्टा एच पी, यहाँ पे हमने बोला था ये एक्टिव
बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी ने जो अपने ग्राफ में कुछ ऊपर था, एंडो ली थी ऐसे। अब मुझे ये बताओ इसमें रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है? अब लेकिन उसे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, जैसे मान लो ये उसके पास ये 50 जूल है, कितना बेटा? 50 जूल। लेकिन उसे बैरियर कितने का पार करना है? 100 का करना है। तो कितनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है? 50। अब देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास 50 की, ये तो डेल्टा एच आर है रिएक्शन। अब होगा क्या, ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जो इस 100 जूल के बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बैरियर। अगर कोई रिएक्टेंट उस बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे मॉलिक्यूल, यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी से, इतनी तो है उनके पास, इतनी जो इससे ज्यादा रखेगा, इतनी और रखेगा उससे ज्यादा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा में कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये तो एच आर का होगा, इससे ज्यादा अगर वो रखेगा, अगर वो इससे ज्यादा एनर्जी रखेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो इतनी तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास कितनी है? इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी। बाकी क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आती हुए आती जाती है। तो मान लो आपको जैसे बताया था, आपको गेट से बाहर जाना है, 100 रुपीज लग, आप 50 रुपये लेके चल रहे हो, क्या करोगे, कहीं ना कहीं से आपके पास और सोर्स है पैसे के, तो आप पैसे अपने पैसे बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, जैसे आप 100 के ऊपर पहुंचोगे आप गेट से बाहर हो जाओगे। तो अब इतना तो है, अगर इतनी, अगर उसके पास जो एनर्जी है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब सर हमें कैसे मालूम चले? देखो, और होता क्या है कि एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था। उन्होंने क्या दिया था? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा दिया था बेटा, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी रख सकते हो ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पे आप ले सकते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कहीं कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिखा हो। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उन्होंने ये जो अपना कर्व दिया था, ऐसा दिया एक्सपोनेंट, मतलब यहाँ पे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या है, उन्होंने या फिर स्पीड भी ले सकते हो, जो भी आपको देख, यहाँ पर उन्होंने एनर्जी का कर्व ऐसा कुछ दिया। और उन्होंने क्या बोला, देखो अब कौन से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग गए गए गए, और ये वाली जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी इस, यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इसमें क्या है, यहाँ जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो आपकी जो एनर्जी है के ई ग्रेटर देन क्या हो रहा है, ए नॉट से ज्यादा, ए नॉट और एनर्जी ऑफ, अभी ये इससे कम, जैसे मान लो अपन को कितनी चाहिए, 50 से 50 चाहिए, तो
यहाँ यहाँ मान लो ये 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा 50। 50 से ज्यादा एनर्जी रखेगा वो बैरियर क्रॉस करेगा, जो 50 से कम रखेगा वो, तो ये जो फ्रैक्शन है यही किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट में। क्या ये वाले कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं, सिर्फ यही वाले अपने क्या हो पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये जो अपन ने ये जो डैश ये अपन ने जो शेडेड एरिया है यही क्या होंगे, आपके क्या हो सकते हैं, इनके पास एनर्जी क्या है, जो शेडेड रीजन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे 50 से ज्यादा होगी वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, क्योंकि 50 तो उसके पास है, 50 और चाहिए। जो इसको बैरियर को क्रॉस करेगा, जो इस बैरियर को क्रॉस करेगा वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। तो ये वाले अपने क्या है, ये वाले मॉलिक्यूल एलिजिबल हैं किसके लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। इसमें कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में कौन से मॉलिक्यूल एलिजिबल हैं, ये वाले। क्यों, क्योंकि ये आपको कितने चाहिए, तो इनके पास है 50 और चाहिए, तो 50 जो 50 से ज्यादा रखेगा वो आ जाएगा। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, अपने एलिजिबल हैं किसके लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब होता क्या है, देखो हमने बात की थी टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री, अपन ने टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की थी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल टर्म है, हमने क्या देखा कि ईच 10 डिग्री राइज पे रेट डबल हो जा रही है, ये देखा था कहीं। तो अब थोड़ा अपन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि 10 डिग्री राइज पे ऐसा क्या होता था कि रेट डबल हो जाती थी। अच्छा बताओ, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एनर्जी आएगी, तेज भागेंगे। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होना चाहिए कि इस साइड। इस साइड क्या है, ज्यादा एनर्जी है, इस साइड कम है। अब जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करूंगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे अपन ने एनर्जी ली, और ये अभी बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कर्व कहाँ जाने से लगेगा, हायर हायर एनर्जी साइड। तो ये कर्व मालूम है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व ऐसा शिफ्ट होने लगता है। ये मान लो ये टेम्परेचर T है, तो ये टेम्परेचर कितना कर दिया अपने, T+10। T मतलब टेम्परेचर, 10 किया तो ऐसा हो गया। अब हुआ क्या मालूम है, ये डबल क्यों हो रहे थे। अब आप देखना, अब हमने क्या किया, ये रेड वालों को शेडेड किया, किसको किया, रेड को शेड किया। हमने क्या किया, अब रेड को शेड किया। अब यहां पे क्या है, ये A है, इसको A मानना बेटा, इसको B मानना। सो यहाँ पे मान लो ये एंड पॉइंट पे C मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, D। ऐसे मान लो ये आगे तक जा रहा है, मान लो ये आगे तक जाके ये मिल गया, ये वाला भी आगे जाके ये मिल गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके ये 0 हो जाएंगे ऐसे। तो देखना ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, D हो गया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। तो होता क्या है कि जो एरिया एरिया ABC और जो एरिया है, एरिया ऑफ ADC, ये इसका डबल हो जाता है। मतलब ये जो ब्लू वाला एरिया है और ये जो रेड वाला कौन सा है, ये पूरा है। ब्लू वाला कौन सा है, नीचे वाला है। तो 10 डिग्री राइज पे क्या होता है, लगभग मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से डबल होती, बराबर होती। जैसे मान लो 10 डिग्री पे मान लो 100 मॉलिक्यूल की है, मान लो गिवन टेम्परेचर पे 100 मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा कैरी कर रहे हैं। हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो वो 200 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता, फिर मैं 10 डिग्री बढ़ाऊंगा फिर ये डबल हो जाएगा एरिया लगभग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एच ईच 10 डिग्री पे डबल होते जा रहे हैं, जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो अब अगर मॉलिक्यूल डबल होंगे तो लगभग रेट भी डबल होती जाती है। ऐसा रीजन दिया है। 10 डिग्री राइज पे क्या होता है, जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, अगर मैं 10 डिग्री बढ़ा दूंगा तो लगभग वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इसलिए क्या होता था कि 10 डिग्री राइज पे रेट डबल हो जाती थी। पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल ही एलिजिबल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। आपने 10 डिग्री राइज किया, सबकी स्पीड बढ़ी तो एनर्जी बढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई 10 डिग्री में कि जो 100 मॉलिक्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लगभग 200 में। पहले 100 थे, अब कितने हो गए, 200। तो रेट क्या हो जाएगी, डबल। फिर 10 डिग्री बढ़ाओगे,
फिर आपके बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो क्या होता है, ईच 10 डिग्री पे क्या होती है आपकी रेट डबल होती है। क्यों? क्योंकि ईच 10 डिग्री राइज पे ये जो एरिया आता है ना मैक्सवेल में, वो लगभग एक्टिवेशन एनर्जी वाले से ज्यादा वाला वो डबल होता जाता है। बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था फ्रैक्शन ऑफ मोल। बोल्ट्जमैन ने क्या दिया था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या है, किससे ज्यादा है? वो फ्रैक्शन, नंबर नहीं, फ्रैक्शन बता रहे हैं बस, कि अगर टोटल मॉलिक्यूल आपके टोटल फ्रैक्शन बन होता तो इतना फ्रैक्शन क्या होगा आपका, एनर्जी आपका एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा कैरी करेगा। वो फ्रैक्शन कितना था? उन्होंने क्या दिया था, ध्यान देना। उन्होंने बोला था ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है? ई की, ई क्या है? एक्सपोनेंशियल, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर होता है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे अगर हम ई ए लिखें बेटा, तो ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस। टी क्या है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट या टेम्परेचर लिख लो केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एनर्जी में कौन सी बात चल रही है? काइनेटिक एनर्जी। या फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी पे हैविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेट टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मतलब जो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे वो ये हो जाते हैं। वो किसने दिया था? बोल्ट्जमैन ने दिया। अब यूनिट ध्यान देना बेटा, ये किस में रहेगा? जूल में। तो आर भी हम जूल में यूज करेंगे। आर जूल में कितना होता है? आर जूल में कितना होता है? 8.314 मोल केल्विन। और क्या होता है? 0.0821, नहीं यार ये 2 कैलोरी के आसपास मोल जो होता है अपने पास।
लिख लिया बच्चों? देखो, अगर अपन लोग बात करें रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि देखो, आपको मालूम है कि मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा? पहला हमें मालूम चल गया, एक एनर्जी बैरियर क्या करेगा, एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट होंगे, कन्वर्ट होंगे। एक तो क्राइटेरिया ये है कि भाई एनर्जी उनके पास सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी हो, मॉलिक्यूल विच हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या एक सफिशियंट अमाउंट वाली एनर्जी वाले रिएक्टेंट कन्वर्ट हो पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सर? उनमें कोलिजन होना चाहिए। और दो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल अगर कोलिजन कर रहे हैं, जब कोलिजन नहीं करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होंगे? क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है? भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलिजन कर रहे हैं और उनके पास एनर्जी क्या है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक और क्राइटेरिया दिया, कोलिजन कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा चांस होगा, सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी भी होगी और कोलिजन भी हो रहा होगा, फिर भी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे होंगे? क्योंकि उनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं हो। तो तीन फैक्टर होते हैं जिस पे रेट डिपेंड करती है। पहला कौन सा? कोलिजन, एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, एनर्जी भी है सफिशिएंट अमाउंट में, कोलिजन भी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं हो रहा, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कौन से रिएक्टेंट, अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करें तो रेट, रेट की उन्होंने बात की थी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और कौन सा सेकंड पॉइंट कौन सा था? कोलिजन। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखोगे? कौन सा? कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो तीन होते हैं। पहला कौन सा होता है अपने पास? एनर्जी। मॉलिक्यूल्स मस्ट है, मस्ट क्रॉस दी, क्या हो सकते हैं, एनर्जी बैरियर। ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होंगे, मतलब उनके पास क्या हो सकते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। उनमें क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, कोलिजन होना चाहिए। थर्ड क्या लिखोगे? कोलिजन, कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। जिसमें ये होगा
वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, इनमें क्या हो रहा होगा? प्रॉपर कोलिजन हो रहा होगा। मस्ट बी कोलाइड, मतलब एक दूसरे से कोलिजन करना चाहिए। और थर्ड क्या है? कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस होगा, अगर इनमें से एक भी कोई पॉइंट मिस होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी कोलिजन हो रहा है लेकिन एनर्जी नहीं है, तब नहीं होगा उसमें। ये तीनों पॉइंट एक साथ होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब अपन ये तीनों पॉइंट एक साथ लेते हैं बेटा, तो यहां ध्यान देना। तो अपने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि के क्या है? अपना रेट कांस्टेंट। तो हम लोगों ने क्या किया? तीनों पॉइंट को एक साथ लिया। के में से अपना ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या बताएगा? पहले पॉइंट को बताएगा कि भाई इन वो फ्रैक्शन जिनके पास एनर्जी किससे ज्यादा है? प्रॉपर अमाउंट। ये तो होता है, ये फ्रैक्शन कौन सा होता है? वो फ्रैक्शन होता है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा रहती है। और एक हमने मल्टीप्लाई किया क्या बेटा? जेड। जेड क्या बता रहा है? ये क्या है? ये है अपने पास, ध्यान देना, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन ई। यही है कि नहीं है? ये क्या है बेटा? सेकंड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो मतलब समझ में आ रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम, आपने से रूम लिया, अब बोले कि रूम में गैस के मॉलिक्यूल कितना कोलिजन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इस रूम को पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो इस रूम का कुछ भी वॉल्यूम है, तो क्या करोगे? उसको आप एक यूनिट के वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपने बोल दिया कि भाई ये अपना पास एक कंटेनर है, कंटेनर अपना कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो आप क्या बोलोगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं? वो क्या कहलाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये कोलिजन को बता रहा है, ये एनर्जी को बता रहा है। अभी एक चीज और मिसिंग है, क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहां पे अपन क्या करते हैं? एक और टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं पी। पी क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन क्या? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी जो क्या बताता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर आप इन दोनों को लोगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर नहीं आएगी। तो अपन को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले फैक्टर से, तो अपने पास क्या होता है? के क्या है? रेट कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया? के इक्वल्स टू पी इंटू जेड इंटू ई की पावर ई ए बाय माइनस ई ए बाय आर टी। ये अपने पास रहता है। ये अपने पास पूरा का पूरा अपने पास रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में मुझे पता चल गया। क्या निकला? पी इंटू जेड माइनस बाय कोलिजन थ्योरी से वो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे दिया। क्या एक्सप्रेशन है बेटा ये? रेट कांस्टेंट।
अब एक चीज बताओ इसमें, ऐसी एक अरेनियस इक्वेशन थी। अरेनियस, अब अरेनियस इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो अरेनियस इक्वेशन भी रेट कांस्टेंट के बारे में कमेंट करती है। अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। अरेनियस ने, अगर आपको किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट निकालना है, के क्या है? के क्या है बेटा? रेट, ये क्या बोलते हैं? प्री एक्सपो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और इसका नाम, ये क्या है? एक्टिवेशन। आर गैस कांस्टेंट है अपना टेम्परेचर, केल्विन एब्सोल्यूट। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये अरेनियस ने इक्वेशन दी थी। भाई अगर आपको किसी भी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट चाहिए तो प्री प्री एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लगभग ये रिएक्शन मिलते जुलते, ये दो डेरिवेशन अलग अलग आए थे लेकिन ये मिलते जुलते हैं। क्या इन दोनों कंपेयर करके आप कुछ बता सकते हो? जल्दी बताओ, ए किसके बराबर हो सकता है? ये अपन कंक्लूड, अगर कोई अपन को प्री अरेनियस इक्वेशन से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दे और प्रोबेबिलिटी फैक्टर दे दे और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दे दे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू प्री एक्सपोनेंशियल, सॉरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर किसके बराबर जाएगा? अरेनियस कांस्टेंट के बराबर। या फिर इसको अपन एक और बोलते हैं अरेनियस कांस्टेंट। अरेनियस, अरेनियस, अरेनियस। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर यहां से अपने पास जो भी अपन बोलते हैं ना कि रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कि क्या यहाँ पे कहीं मोल मोल का एक्सप्रेशन आया? नहीं आया। अमाउंट का आया? कहीं पे वॉल्यूम का आया? नहीं आया। कहीं प्रेशर का आया? नहीं आया। सिर्फ किसका आया? टेम्परेचर, टेम्परेचर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा है, ये बताओ, जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अब ये बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सर ये इनमें तीन चीजों की डिपेंडेंसी है, एक दो तीन। अच्छा बताओ,
टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मूव करेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। पहले मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे थे तो कोलिजन कम कर रहे होंगे, अब जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेज मूव करेंगे, और तेज मूव करेंगे तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भाई कोलिजन फ्रिक्वेंसी तो बढ़ती है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है। जैसे मुझे ये मार्कर है, मार्कर को मतलब मान लो इस पे निशाना लगाना है, आराम से मारूंगा तो निशाना लगने के ज्यादा चांस है, तो अगर तेज फेंक के मारूंगा तो डाइवर्ट होने के ज्यादा चांस। तो टेम्परेचर बढ़ने से दो चीजें हो रही हैं, नंबर ऑफ कोलिजन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या हो रहा है? कम होता है। मान लो नंबर ऑफ कोलिजन डबल हो गए और प्रॉपर ओरिएंटेशन आधा हो गया, तो फैक्टर में कोई चेंज आया क्या इसमें? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लगभग पी इंटू पी इंटू जेड और ए क्या होता है? पी इंटू जेड मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला फैक्टर क्या होता है? लगभग कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता? अब बचा कौन? ये तो ये तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम होगा ये बढ़ेगा कि कम होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और पावर 1 अपॉन पावर ये क्या है? माइनस में, ऐसे लिख सकता हूं ना, ए बाई आर टी। मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो ई पे जो पावर चढ़े आ रही है वो बढ़ेगी कि छोटी होगी? छोटी होगी कि नहीं होगी? जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये वाली टर्म छोटी होती जाएगी, और ई की पावर छोटी होगी तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होता जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वाली टर्म क्या होती है? आप कैसे देखोगे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, ये 1/t है, 1/t टेम्प, ये टी जितना बढ़ता जाएगा ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी होती। ई पे पावर छोटी चढ़ती जाएगी, ई पे जितनी छोटी पावर होगी डिनोमिनेटर उतना छोटा होगा, तो अपना ओवरऑल वैल्यू बढ़ी जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वाली वैल्यू बढ़ती है। अभी बताओ, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे P इंटू जेड, वैसे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे P कम होता है, जेड बढ़ता है, ओवरऑल क्या होता है? ये कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है अपना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर P डिक्रीजेस और जेड इंक्रीज, बट P डॉट जेड और A रिमेन, क्या बोल सकते हैं? बट बाय आर टी, समझ में आया क्यों इंक्रीज होता है? ऐसे ये बाय टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वाली वैल्यू कम होगी, ई पे छोटी पावर चढ़ेगी तो डिनोमिनेटर छोटा आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ी आएगी। ये सब होने से अब हमने क्या देखा? ये सब हमने देख लिया। अब बताओ, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, तो केवी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो। ये तो हमें बचपन से ही पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाती है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती तो क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? हीट करना चालू कर देते, तो हीट करने से रिएक्शन होने लगती, और हीट करते हैं और रेट बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो जो अरेनियस कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, बढ़ता कौन है?
एक्सपोनेंशियल। अच्छा बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, कोई ग्राफ बनाने वाले कौन से, ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये कर सकता हूं। तो किसी भी चीज से मुझे पावर नीचे निकालनी तो क्या लेता हूं, लॉग। लॉग हमेशा क्या करता है, पावर को नीचे लेके आता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अपनी नॉर्मल दी गई है। अब हम लोग क्या, मान लो अगर मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो क्या होगा, हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन ही है, अब देखना पहली इक्वेशन ही, दोनों साइड आप एल एन ले लो। लॉग कौन सा, एल एन वाला। तो एल एन वाला क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ई है यहाँ पे। तो मुझे तो दोनों साइड अगर आप लॉग लोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देखना, एल एन ए इक्वल्स टू, ये तो एल एन ए इंटू बी, ए इंटू बी को क्या ले सकता हूं, एल एन ए प्लस एल एन बी। तो ये क्या बन जाएगा, एल एन ए प्लस ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो पावर को हम बाहर निकाल सकते हैं लॉग से, ये क्या बन गया, माइनस ये बाय आर टी, और क्या बचा, एल एन ई बेस ई, क्या बन जाएगा, वन। क्या मैं ये ले सकता हूं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो समझ में आया क्या किया, दोनों साइड बोथ साइड हमने एल एन ले लिया। तो ये एल एन के एल एन ए इंटू एल एन ई की पावर समथिंग, तो एल एन ए इंटू एल एन बी क्या बन जाता है, एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन ए इंटू एल एन बी। अब ये क्या होगा, जैसे ही हम एल एन बी में एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी डालूंगा, माइनस ई ए बाई आर टी पावर को आगे ले सकता हूं, आगे आ गया एल एन ई और बेस ई, तो बन जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया। और इसको मैं एक और लिख सकता हूं, ये तो एल एन को मैं क्या ले सकता हूं, 2.303 लॉग किसके बराबर होता है, एल एन के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए। अब मैं क्या करूं, 2.303 से सब में डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, तो क्या लिखूंगा इसे, लॉग के प्लस टू लॉग ए माइनस ये बाय 2.3 आर टी। क्या गए कि नहीं है, एक ही इक्वेशन है, आपको तीन डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ ध्यान से देखना, यहाँ पे k है और यहाँ पे क्या है बेटा, t। ये क्या है, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, t क्या है, कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल पावर में, एक्सपोनेंशियल पावर में बनेगा कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे सिंपल ये बताओ बेटा कि जब t की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या वैल्यू लेगा, सिंपल इतना सोच के बताओ, जब t की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या लेगा। देखो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, देखो ग्राफ तो मुझे इतने आते नहीं है, अपन ट्राई तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, ट्राई करने में थोड़ा पैसे लगते हैं, तो आप कोने में बना लेना बैठ के, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है। और इसको अपन और कैसे ले सकते हैं, मुझे ऐसा देखने में थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्या मैं इसका ऐसे ले सकता हूँ, देखना यहाँ पे देखते जाओ, आर टी देख सकता हूँ कि नहीं ले सकता। अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर टी को मैं जीरो डालूंगा, ध्यान सुनना, टी को मैं जीरो डाल रहा हूं तो 1/0 क्या बनता है, इनफाइनाइट टाइप का, बहुत छोटा, मतलब टी में बहुत छोटा ले रहा हूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अब ये बंदे बताओ ए अपॉन ई पे अगर मैं इनफाइनाइट की पावर चढ़ाऊंगा तो ये भी एक बड़ा इन्फिनिटी बनेगा, 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा, लगभग जीरो। तो मतलब टी जीरो पे ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, लगभग कर रहा होगा कि नहीं कर रहा हो। मुझे एक एक पॉइंट ये मालूम चल गया कि टी जीरो पे जीरो मिलने वाला है। और ये बताओ अगर हम टी को, ध्यान सुनना, एक तो हमने क्या किया, ये सब कहाँ लगाया, जब टी जीरो था। एक मैं सोच रहा हूँ, एक एक देख रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे क्या बनने वाला है। अगर मैं टी पे अगर इन्फिनिटी डाल दूं तो सोचो, टी पे इन्फिनिटी डालूंगा तो ये 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो, ऐसा कुछ बनेगा। मुझे बताओ वन, ये क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बनेगा, 1/इन्फिनिटी जीरो। और ई पे अगर जीरो की पावर चढ़ेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब जब ये इनफाइनाइट वैल्यू लेगा तो ये कहां भाग रहा होगा,
मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, ए के बराबर, ए के बराबर लेगा कि नहीं लेगा। अब मुझे ऐसे करके यहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊं, ऐसे पहुंचा दूं स्ट्रेट लाइन, हाँ कैसे, ऐसे ऐसे पहुंचाऊंगा तो दिक्कत है क्योंकि ऊपर भाग जाएगा वो, कैसे जाना चाहिए, ये तो फील ये आ रही है कि यार ये ऐसे कुछ जाना जाना चाहिए, बन क्यों नहीं रहा है? ऐसे आएगा, ऐसे लगभग ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं है ये एक्स। अच्छा मुझे बताओ, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इस ग्राफ को देख के तो मुझे ये बताओ, लो टेम्परेचर रेंज में के में इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा कि हाई टेम्परेचर रेंज में के में इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा। मान लो, सिंपल क्वेश्चन है मेरा, मैं बोल रहा हूं यार 300 से 301 कर दिया और एक एक 600 से 601 किया, इसमें के ज्यादा इंक्रीज होगा, इसमें के देखो, इसमें भी 1 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाया, इसमें भी 1 बनाया, इंक्रीमेंट कहाँ ज्यादा आएगा, ये हमें ग्राफ बताता है। देखो लीनियर बोलते हैं, लीनियर मतलब जानते हो, हर जगह बराबर इंक्रीमेंट, तो लीनियर में ऐसी लाइन जाती है भाई, जितना इंक्रीमेंट यहाँ है उतना इंक्रीमेंट यहाँ मिलेगा, अपन को ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप छोटी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हो कि बड़े में कर रहे हो, बोलते हैं लीनियरली डिपेंड कर रहा है। लीनियरली मतलब क्या है, जो इंक्रीमेंट 10 से 11 में जाएगा वही 100 से 101 में जाएगा, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है, लेकिन ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचना, आप ये सोचो कि मान लो आप एक इनफाइनाइट वाली मतलब यहाँ वाली वैल्यू पकड़ रहे हो, अब आप खुद सोचो, आपने मान लो इतना लिया तो इतने में देखो कितने का चेंज आया, बहुत कम चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ये फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे स्टेप ज्यादा है, जहां पे स्टेप होगा वहां पे इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। तो लो प्रेशर रेंज पे आपका अगर लो टेम्परेचर रेंज पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा के में, और हाई टेम्परेचर रेंज पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीमेंट कम, क्योंकि ये ग्राफ का नेचर ही है। देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है बेटा, देखो ग्राफ ऐसा है, आप खुद बताओ, मान लो आपने 2 यूनिट लिया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक में कितना इंक्रीमेंट आया, इतना इंक्रीमेंट आया कि नहीं आया, तो ये, और आपने वही चीज यहां से यहां तक ली, तो देखो यहां से यहां तक में कितना इंक्रीमेंट मिला, बहुत कम मिला। इतनी ही इतना है, इतना टेम्परेचर यहां बढ़ा रहा है तो इंक्रीमेंट इतना मिल रहा है, इतना यहां बढ़ाओगे तो इंक्रीमेंट इतना सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, स्लोप कम होता जा रहा है, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, स्लोप निकालना है निकाल सकते हो, स्लोप कैसे निकालोगे, डी ए बाय, कर लो इसको डिफरेंशिएट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है आपका इंक्रीमेंट कम होता जाता है। तब हाई टेम्परेचर रेंज में टेम्परेचर चेंज करने में के में इंक्रीमेंट कम आएगा, और लो टेम्परेचर रेंज पे अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करोगे तो के में इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा। तो अब आपसे पूछा है कि इसमें जो के इंक्रीज हुआ है और इसमें के इंक्रीज हुआ है, किसमें ज्यादा इंक्रीज होगा, पहले वाले में, पहले वाले का के में इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा। ग्राफ का नेचर देख के देखो, ग्राफ ऐसे, डिफ्रेंसिएशन करके दिखाओ इसका, ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते होंगे। ये तो e की पावर माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ये होता है, e की पावर ax का क्या होता है सर, e की पावर ax को ऐसे ही रखते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, a आ जाएगा। e की पावर माइनस a बाय एक्स का क्या करोगे,
e की पावर माइनस ए बाय एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका क्या बनेगा? माइनस पहले से है, माइनस 1/x का क्या बनेगा? ऐसा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? x की पावर -1 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि लिख सकता? क्या बन जाएगा? माइनस ए, ये तो x की पावर -1 का क्या बनेगा? -1 इंटू एक्स का -2, ऐसा बन जाएगा। यही तो होगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x n -1 होता है। अभी इसमें पावर किसने की लगी है? -1 की। इसका डिफरेंशिएशन करोगे -1 बाहर आएगा, इसमें माइनस और चढ़ेगा -2, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो यहाँ पे डी के बाय क्या बनेगा? ए ऐसा ही रहेगा, ई माइनस ए बाय आर टी, ऐसे ही आएगा। और क्या करोगे? ई ए बाय आर टी का किया जाएगा, ये बनेगा इसका। देखो ये तो किया अपन ने, ये किया कि नहीं किया? आर टी स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया? अब आप खुद देखो बेटा, आप खुद देखो कि यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें, देखो ये टी पे स्क्वायर आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये स्लोप कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? जब आप टेम्परेचर को इन्फानाइट रख दोगे तो स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा? अभी तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्लोप होगा कि नहीं होगा? अरे जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्लोप होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे कोई बोले कि यार एक कर्व मेरा ऐसा जा रहा है, ध्यान से सुनना, एक कर्व ऐसा जा रहा है और एक कर्व मेरा ऐसा जा रहा है, दोनों दोनों का नेचर सेम है, इन्फिनिटी पे जाके दोनों को मिलना है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? जो ज्यादा स्टेप होगा, ज्यादा स्टेप होगा उसका इनिशियली स्लोप ज्यादा रहेगा। इसका इनिशियली स्लोप ज्यादा है देखो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। या फिर अपन एक तरीके से, और तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंपल क्या है कि भाई लो टेम्परेचर रेंज पे के में इंक्रीमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट आप लो टेम्परेचर पे करो और एक हाई पे करो तो के में इंक्रीमेंट किस में ज्यादा मिलेगा? हाई पे कम मिलेगा, लो पे ज्यादा मिलेगा। नोट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे थियोरेटिकली आ जाएंगे, आप मिल सकते हैं। अब ये तो अपन ने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया बेटा, अब अपन कौन से ग्राफ पे जा रहे हैं? सेकंड नंबर वाले ग्राफ पे। अब मुझे बताओ, सही लिखा ना डिफरेंशिएशन की गलत लिखा है? देख लो पहले, ये तो यार सही लग रहा है, इतना ही पढ़ा था। मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छी आती है जितनी केमिस्ट्री में। अब अब आती है एल एन। एक तो अपन ने प्योर के ओ टी का बना दिया, अब मैं किसका बनाने वाला हूं बेटा? ध्यान देना, ये तो आप बना के बताओगे क्या आएगा। एल एन के 1/t, ये बताओ क्या बनेगा? एल एन की और 1/t। ये बताओ एल एन की और 1/t में आप कौन सी इक्वेशन पकड़ोगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी? सेकंड। अपन को याद ये रखनी है, बहुत आसान है, के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अभी बताओ एल एन के, तो इक्वेशन क्या है बेटा? एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर और 1/t, ऐसा कर ले। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बाय कोऑर्डिनेट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। बताओ इंटरसेप्ट क्या है? एल एन ए। एल एन ए, ये इंटरसेप्ट बन गया, कितना बना बेटा? एल एन ए। अब बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और कितना स्लोप, कितना है जल्दी बोलो? स्लोप माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसा है कि नहीं है? अरे टी नहीं आएगा, माइनस ई ए बाय आर, टी आएगा कि नहीं आएगा? अब कभी कभी एग्जामिनर आपको लॉग के भी दे देगा और 1/t देगा, लॉग के और 1/t, इसमें आप बताओ कैसा बनेगा? तीन ग्राफ ऐसे देखने को मिलेंगे, वो दोनों ज्यादा चलते हैं मार्केट में।
देखो जरूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ अपन को पता है, अपन वेरीफाई भी मार सकते हैं। अपन को इक्वेशन पता हो ना तो अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं यार इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। और ये अपन जिस टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये ज्यादा चलता है, क्रिएटिविटी, सोचने की। आप हर एक चीज को अपनी कॉपी में नहीं उतार सकते हो, आप हर एक पॉइंट को हम लोग सोच सकते हैं यार ये ऐसा होता है तो इसके बराबर आप थोड़ा बियॉन्ड, मतलब उसके पीछे भी जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, यार ये ऐसा है इक्वेशन, ये तो मे बी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस पॉइंट पे इतना हो रहा है, इस पॉइंट पे इतना हो रहा है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अपन थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं, यार इक्वेशन में अगर ये फिट करूंगा तो क्या हो रहा होगा, कैसे वैल्यू आएंगी चीज, कैसे चेंज करेंगे। तो log k बाय 1/t, कौन सी इक्वेशन लें, थर्ड। क्या लोगे, log k इक्वल्स टू log a माइनस के वाई 0.303 r 1/t, यही कर दें। ये तो इसमें इंटरसेप्ट क्या बनेगा, log a बनेगा कि नहीं बनेगा, और स्लोप कितना आएगा जल्दी बोलो। स्लोप बनेगा सर -ea/2.303 r, आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एल एन के और 1/t का ग्राफ दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा, इसको फर्स्ट बोला गया है, इसको सेकंड। क्वेश्चन है A1 ग्रेटर देन, सेकंड है ए बोला गया है, इसको बी, A1 प्लस टू कांड से। खतरनाक क्वेश्चन है, जी जान लगा देनी है सॉल्व करने में, देखा नहीं टापना है। क्वेश्चन क्या है समझ आए, फर्स्ट है ये, सेकंड की एक्टिवेशन एनर्जी। ए भैया बता दो यार, देखो ये तो आपको ही करना है यार, ग्रुप नहीं देख पा रहे हो किसका था? क्या है, बॉम्बे, बॉम्बे, आगरा। तो सबसे नेगेटिव स्लोप किसका है, फर्स्ट का कि सेकंड का, सबसे नेगेटिव स्लोप किसका है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, क्या फर्स्ट का ज्यादा नेगेटिव है कि सेकंड का, सोच लो। फर्स्ट का ज्यादा नेगेटिव है कि सेकंड का स्लोप, देखो एक तो स्लोप देख लो, मैं तो बोलूंगा अगर स्लोप नहीं देख पा रहे तो कुछ और चीजें पकड़ लो आप जैसे
पल, या तो एक ऐसी लाइन खींच लो, कुछ भी कर लो। आपने क्या किया, आपने दोनों का ई ए सेम है, अब कंपेयर कर लो। टेम्परेचर टेम्परेचर सेम रखो, मतलब एक लाइन खींच दो ऐसी। टेम्परेचर आपने दोनों का सेम रखा। देखो, एक तरीका है कि आप स्लोप नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं, उम्मीद रखो, मेरे से भी खराब है आपकी बात नहीं। लाइन खींची आप, आपने लाइन खींची, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब सिंपल मुझे बताना, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है कि नहीं है? किसका के ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का के यहाँ मिलेगा, फर्स्ट का कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, एक का वन वाले का के ज्यादा है, यहाँ सुनना, वन वाले का के ज्यादा है, सेकंड वाले का के वन, और यहाँ पे लिख देता हूं एल एन ए, दोनों में सेम है कि नहीं है? मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और ये चीज सेम है। मैं आपसे बोल रहा हूं यार 2 - a कर रहा हूं और ये 2 - b कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं x, इसको बोल रहा हूं y, x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या है? a बड़ा है कि b बड़ा है? a बड़ा है कि b बड़ा है? अरे यार सोचो, x अगर बड़ा आ रहा है मतलब उसमें छोटा नंबर माइनस हो रहा है, y बड़ा आ रहा है मतलब उसमें छोटा माइनस हो रहा है। अगर x की वैल्यू बड़ी आ रही है, 2 में से x a को माइनस कर रहा हूं, 2 में से b को माइनस कर रहा हूं, और ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसमें से छोटा माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी बताओ, ये दोनों चीजें सेम हैं, यहाँ पे आपने EA1 लिख दिया, यहाँ पे EA2/r कर दिया, और 1/t ये दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसमें से छोटा माइनस हो रहा है। टेम्परेचर सेम है, आर भी सेम है, EA1 और EA2, कौन ये छोटा किसकी वजह से हुआ होगा? EA1 छोटा रहा होगा, इसमें EA2 क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा। आपने क्या किया, ये चीज तो ये चीज और ये दोनों सबके लिए सेम है, सिर्फ वेरी कौन कर रहा है? EA। तो आपको सोचो कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है, EA1 एक गिवन टेम्परेचर पे KA1 बड़ा है, KA2 छोटा है, ऐसे पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़? अरे इक्वेशन है, ग्राफ है, कुछ भी कर सकते हैं हम, हर एक वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं हम। ग्राफ का मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट पे मुझे मालूम चल रहा है क्या चेंज आ रहा है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप ऐसी एक लाइन खींचते हो, अब ऐसी अगर आप एक लाइन खींचते हो, टेम्परेचर सेम, ये के सेम हो जाता, के सेम होता तो फिर टेम्परेचर देखते, ये तो सबका सेम है, टेम्परेचर देखते। अब ये चीजें सेम कब होती? या तो आप ऐसे कर लेते भाई, मान लो अगर आप ऐसी लाइन खींचते, अगर आप ऐसी लाइन खींचते तो टेम्परेचर वेरी करता, अब टेम्परेचर, अब ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये चीज भी सेम हो रही होगी। तो आपने क्या देखा कि ऐसी लाइन खींची, आपने क्या किया, या तो आप क्या करो, ऐसी लाइन खींच, देखो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप क्या करो, नहीं सर हम तो ऐसा नहीं, हम तो लाइन ऐसी खींचने वाले हैं, ऐसी खींच ली। अब इसमें क्या सेम हो गया? एल एन के सेम, मतलब दोनों का के सेम हो गया, तो आप दोनों के सेम, तो LNA क्या लिखोगे? LNA-EA1/R T1 करोगे, यही करोगे कि नहीं करोगे? और इक्वल टू क्या बन जाएगा? LNA-EA2/R T2, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये LNA1 LNKA2, ये क्या हो गए, कट गए, क्या हो गया? A1/R T1 = K/R। अभी तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है? टेम्परेचर 1/1। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है बेटा? 1/T2। T1 है कि T2 है? ये है T2, ये कौन सा? 1/T1। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1/T1 बड़ा है कि 1/T2? अब आप देखो, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, EA1/R इंटू 1/T1 इक्वल्स टू EA2/R 1/T2 कर दूं, ये कर दिया, R से R भी उड़ा दो, 1/T1 अपॉन 1/T2 इक्वल्स टू क्या बन गया? A2/1। ये तो 1/T1 बड़ा है, 1/T2 छोटा है, कैसे मालूम चला बड़ा है? अरे कोऑर्डिनेट के उस साइड ज्यादा आ रहा है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3, कॉमन सेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। सर ये कैसे मालूम चला कि 1/T1 बड़ा है, 1/T2
अरे यार यहाँ लाइन प्लॉट करते हैं, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ पे अगर x आएगा तो आप क्या बोलोगे, x 3 से बड़ा है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 1/t1 बड़ा है 1/t2 से, ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ये वाली वैल्यू भी ये ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब ये 2 ग्रेटर देन ये 1 होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। स्लोप देख लो, इसका नेगेटिव में स्लोप ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेप है ना, देखो कम स्टेप है तो नेगेटिव में इसका स्लोप कम होता जा रहा है, होते 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 तो जीरो होगा। 90 पे क्या मिलता है, इनफाइनाइट। 1090 इनफाइनाइट बोलते हैं। 1091 पे क्या मिलेगा, बहुत बड़ा नेगेटिव में इनफाइनाइट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा है तो क्या है, स्लोप क्या है इन, और अगर ये थोड़ा सा ही इंक्लाइंड हो जाए तो नेगेटिव में बढ़ेगा। ऐसे करते करते अगर ये एकदम लेट जाए तो जीरो हो जाएगा। जीरो होगा कि नहीं होगा? अब ये यहां से जीरो से नेगेटिव 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 यहाँ पे बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाए, क्या आएगा इसका आंसर, बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे आ गया। तो ऐसे देखो, जरूरी नहीं है कि अपना एक पॉइंट फेल हो रहा है तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अपने पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होने चाहिए। अपन को क्या होना चाहिए, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। जैसे आपको बताया ना कि मान लो आपका स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपको फेल हो गया, आप मान लो थोड़ा आप हैंग कर गए एग्जाम में, आप कंपेयर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर या ऐसी लाइन खींच देंगे या ऐसी लाइन खींच देंगे और दोनों वैल्यू कंपेयर करने चले जाएंगे। देखो दोनों तरीके से बताया। अगर मैं ऐसी लाइन खींचूंगा तब भी बताया आपको, ऐसी लाइन में खींचूंगा तो हमने क्या किया, अगर हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो हमने क्या किया, टेम्परेचर सेम किया। टेम्परेचर सेम करके हमने E1 A2 कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया। टेम्परेचर सेम होगा तो K1 K2 अलग अलग आएगा। हमने एक बार ऐसी हॉरिजेंटल लाइन खींची तो हमने क्या कर दिया, के सेम कर दिया तो टेम्परेचर अलग अलग आएंगे। के सेम किया तो टेम्परेचर अलग अलग करके हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस। समझ में आया? तो हम कैसे भी कंपेयर कर लें। अब आता है रेट रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सर डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट में कैसे रिलेशन निकालते हैं? तो अब ध्यान देना, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कौन से टेम्परेचर पे लिया है बेटा, T1 पे। तो K2 किस पे लिया है, T2 पे लिया हो। अब ध्यान देना, अरेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, अरेनियस बोलता है ln A इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT। ये अपने पास इक्वेशन होती है। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, ln K1 इक्वल्स टू ln A1 नहीं लिखूंगा, A ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि A तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है अपना इन जनरल। क्या लिखोगे, और एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बाय R कर दें RT1। और ln A2 इक्वल टू क्या लिख दें, ln A माइनस EA बाय R। ये हो गया। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, सेकंड। अब क्या करें, ln A, देखो ऐसा लिख सकता हूं, 1 को 2 से डिवाइड करूं, 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा बेटा, ln A2 माइनस ln, क्या निपटेगा, ये के कट जाएगा। यहां पे क्या आएगा, हमने क्या किया, 2 से माइनस किया तो क्या लिखोगे, माइनस EA2 सॉरी EA बाय RT2 माइनस EA बाय RT1, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो नीचे वाले को। ये तो ln K2 माइनस K1 को क्या ले सकता हूं, ln K2 अपॉन K1। आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल्स टू। अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, क्या क्या निकल सकता है, जल्दी बोलो, ये बाय आर, ये बाय
आर अपॉन वन बाय वन बाय वन बाय जल्दी बोलो T1 माइनस वन बाय T2। ये सिमिलर इक्वेशन नहीं लग रही है? अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, ln k इक्विलिब्रियम 2 अपॉन k इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा H होता था वहां पे, यहाँ पे EA है, वहां पे क्या होता था डेल्टा H। ये अपने पास क्या होगा, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे चाहिए तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 इन केल्विन, टेम्परेचर T2 इन केल्विन, और K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो याद करो, जब अपना पहला या दूसरा लेक्चर था तो आपको बताया था बस के को दो ही लोग चेंज कर सकते हैं, एक टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट। टेम्परेचर हमने देख लिया, टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, अपना अरेनियस इक्वेशन से देखा कि भाई टेम्परेचर क्या है, ये है अपने पास के टेम्परेचर क्या आ रहा है। देखो इस इक्वेशन से थोड़ा अच्छा विजुलाइज हो जाता है, इस इक्वेशन से अपन को थोड़ा अच्छा विजुलाइजेशन मिलता है। कैसे मिलता है, देखो ln k इक्वल्स टू ln a। देखो यहाँ पे अब ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ये बाय आर टी। अब देखो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये वैल्यू छोटी होगी तो इसमें से कम माइनस होगा तो k की वैल्यू बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो ये नेगेटिव, ये वाला जो ई ए बाई आर टी क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा, तो इसमें से ज्यादा माइनस होगा तो k की वैल्यू छोटी होती जाएगी। इसमें कंपेयर कर पाना थोड़ी दिक्कत, थोड़ा अपन को ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ थोड़े स्किल्स लगते हैं बस चेक करने, और कुछ नहीं है, तो थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसमें अच्छे से दिख रहा है, देखो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हमने अरेनियस से देख लिया, कोलिजन कोलिजन थ्योरी से देख लिया। अब होता है सर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालेंगे रिएक्शन, देखो कैटलिस्ट मालूम क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को ही चेंज कर देते हैं। कैटलिस्ट अल्टर दी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, लिखो कैटलिस्ट चेंज दी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तब वो पाथ ही चेंज कर देते हैं जैसे चल रही थी। कैटलिस्ट कैटलिस्ट चेंज दी मैकेनिज्म, कैटलिस्ट चेंज दी मैकेनिज्म और पाथ ऑफ रिएक्शन, और पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट चेंज दी मैकेनिज्म और पाथ ऑफ, जैसे रिएक्शन चल रही थी वो पाथ ही अल्टर कर देंगे। कैटलिस्ट की खास बात क्या होती, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम इन रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। आपने अगर 1 मोल लिया है रिएक्शन के बाद भी 1 मोल ही आपको मिले।
पहला क्या है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, मैकेनिज्म और पाथ को चेंज कर देते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होते, जितना लिया था उतना ही आपको मिलेगा, कैटलिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करेगा, अब कैटलिस्ट आपके पास दो टाइप के कैटलिस्ट हो, एक कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और एक कैटलिस्ट क्या होता है, कम कर देता है। जो बढ़ाता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कम करता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट की अपन अभी बात करेंगे, अभी कुछ नहीं, बस सिंपल क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट मैकेनिज्म और पाथ को चेंज कर देता है, कैटलिस्ट ड्यूरिंग या इन केमिकल रिएक्शन कंज्यूम नहीं होते। तो इन जनरल क्या होते हैं, ध्यान सुनना, इन जनरल क्या होते हैं कि अपने पास जो कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट अपने पास दो टाइप के मिलेंगे, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रेट को बढ़ा देते, ये क्या करते हैं, रेट को कम कर देते। इन जनरल अपन स्टडी करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, के को बढ़ाएंगे, मत रेट को बढ़ा रहे हैं मतलब के को बढ़ा देंगे। कैटलिस्ट थोड़ा किसी, मान लो आपकी रिएक्शन चल रही है, 1 मोल रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट डालिए तो 1 मोल से थोड़ा ना आपके रिएक्टेंट 2 मोल हो जाएंगे, रिएक्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस के को बढ़ा देंगे। ये क्या करेंगे, के को कम कर दे। सर ये के को बढ़ाते कम करते कैसे, तो कैटलिस्ट ऐसा तो है नहीं कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अच्छा बताओ, अपने पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये, इक्वेशन ये है। अब हम लोगों ने क्या किया कि कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डाला, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, टेम्परेचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, और इन जनरल हम क्या मान रहे हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरेनियस फैक्टर सेम मान के चल रहे हैं कि विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट सेम है लगभग, हमने ये सेम मान लिया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि भाई कैटलिस्ट किसको इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट इफेक्ट करेगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट मालूम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही है उससे उसको एल्टर करेगा, क्योंकि पाथ चेंज होगा। जैसे मान लो कि अपनी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, तो इसका जो पाथ है रिएक्शन का, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, वो ऐसा है। अब हमने कैटलिस्ट यूज किया, अब कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी मैकेनिज्म ही चेंज कर देगा, दूसरे पाथ से ले जाएगा, और ऐसे पाथ से ले जाएगा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए उसकी, कम हो जाए, तभी तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो अभी यहां पे क्या करेगा ये, जैसे अपने पास मान लो कैटलिस्ट है, हमने क्या किया, यहां पे लिया पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमने, ये अपने पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट, मान लो ये हमने ले लिया प्रोडक्ट, ये अपने पास चल, अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, अब होगा क्या, जैसे ही हम कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो मैकेनिज्म को ही चेंज कर देगा। मैकेनिज्म चेंज करना मतलब जो एनर्जी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पड़ रही थी उसी को डाउन कर देगा। तो वो कुछ ऐसा पाथ लेके आएगा कि वो क्या करेगा, ऐसे आ गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, रिएक्टेंट उतना जो बना रहा था वही बनाएगा, बस क्या करेगा, इसकी पीक को नीचे ले आएगा। अब पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही थी, इतनी लग रही थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही है, अब बताओ अगर ये कम हो जाएगा तो रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें क्या लगती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो भाई अब बोल दिया, गेट खोल दिया कि भाई एक काम करो, अब 100 रुपए नहीं 80 वाले भी चले जाएंगे। मान लो वहां से अभिषेक सर आए, उन्होंने बोला ठीक है 80 वाले भी निकलो, 80 वाले भी चले जाएं, क्योंकि किसकी वजह से 80 जा रहे हैं, सर की वजह से। कैटलिस्ट पहले 100 वाले जा रहे थे, अब 80 वाले भी, के बाद 80 हैं, 80 से ज्यादा हैं वो भी चले जाएंगे 80। तो क्या हुआ, उनकी वजह से वो हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, तो रेट क्या हो गई, फास्ट हो गई। इसमें क्या होगा, अच्छा ये बताओ, ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी
बढ़ जाएगी। ये क्या है विदाउट कैटलिस्ट, ये क्या है विद कैटलिस्ट। ये क्या है बेटा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विथ आउट, और ई ए डैश क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट। क्या डेल्टा एच आर में कोई चेंज हो रहा है? हाँ, कोई चेंज नहीं हुआ डेल्टा एच आर में। देखो डेल्टा एच आर में कोई चेंज हुआ है? डेल्टा एच आर डिफरेंस उतना ही, पहले भी वही बन रहा था। डेल्टा एच आर क्या होता है? डेल्टा एच आर रिमेन एम। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच आर क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस तो नहीं है। डेल्टा एच आर क्या होता है? डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, ये होता है। अभी भी रिएक्टेंट वैसा ही है, प्रोडक्ट वैसा है, तो वो डिफरेंस। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीज एनर्जी क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले कुछ पाथ फॉलो कर रहा था। अभी बताओ, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यहाँ पे बनेगी, क्या वो सेम होगी? नहीं होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कुछ और होगी। यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में बेटा जेई कॉर्नर कर लेना। ये होमवर्क में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अपना अब टाइम आ गया है जेई कॉर्नर लगाने का। मेंस वाले में कौन सा दिया था? कल तो क्लास नहीं है, कल के संडे है ना? क्या कल कौन सा लगाओगे? 21 से लेके 23 तक लगा लेना बेटा। केमिकल का एंटिक चैप्टर लगभग एंड है, नया चैप्टर चालू करेंगे। थोड़ा सा और रह गया सीरीज और पैरेलल टाइप का, वो खत्म करना। समझ में आया? एक बार घर पे जाके ये पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना ज्यादा हो सके उसको अच्छे से पढ़ना। हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी में भी ये सब दिया हुआ है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने ना काइनेटिक्स की, तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम चल जाए।